जरूर देखें एक महानाट्य कर्मयोगी गाडगे बाबा। के विकास को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? नागपुर में आपको बता दूं कि ये कभी मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, और जब मध्य प्रदेश की राजधानी से हट के महाराष्ट्र में आया है नागपुर, तब से ये अलग पंख लगा के उड़ रहा है नागपुर। और मैं ये कहूँ कि प्रगति के पथ पर जब से हमारे माननीय सड़क परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी, आप देखिए उन्होंने नागपुर की तस्वीर ही चेंज कर दी है। और उसके साथ साथ उन्होंने नागपुर की तस्वीर करी तो हिंदुस्तान की भी तस्वीर उसी तर्ज पे उन्होंने बिल्कुल अलग तस्वीर बना दी कि नागपुर में यदि 6 ब्रिज बन रहे हैं तो हिंदुस्तान में 106 बन रहे हैं। अब आप बताइए कि जिसने जहाँ पर नागपुर की तरक्की के साथ साथ हिंदुस्तान की सड़कें, जो आज पहले 8 घंटे 6 घंटे लगते थे, लोग 4 घंटे 3 घंटे में आ रहे हैं। हम ही महाराष्ट्र आ गए, आप नागपुर आ गए, 3 घंटे 3.5 घंटे में टच कर लिया आपका नागपुर। और यहाँ से कार्यक्रम के बाद हम वापस आ गए। उस दिन भी मैं आई थी, ज्येष्ठ प्रतिष्ठान का जब वो था, ज्येष्ठ लोगों का सम्मान था, मैं आई हुई थी। तब आपका ये नया ब्रिज का लोकार्पण चल रहा था, तो मैं लोकार्पण के कारण थोड़ा लेट हो गई थी, लेकिन माननीय गडकरी जी तुरंत गए और लोकार्पण किया कि सुमित्रा जी लेट हो गई है इसलिए क्योंकि वो ब्रिज का उद्घाटन हो। और ऐसे ब्रिज हमारे जबलपुर में आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, इतना रिंग रोड बन रही है कि माननीय गडकरी जी के माध्यम से। और वो हिंदुस्तान की पहली ऐसी रिंग रोड है, ऐसा ब्रिज है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जब मैं पश्चिम बंगाल गई तो मैंने वहाँ भी देखा कि जो बाहरी रोडें हैं जो हिंदुस्तान से जोड़ती हैं दूसरे स्टेटों को, उन स्टेटों में भी माननीय गडकरी जी ने क्या रोडें बनाई हैं। माउंट आबू गई मैं, माउंट आबू में मैंने अहमदाबाद से देखी रोडें, ऐसी रोडों के जाल बिछा दिए। और तो और सबसे ज़्यादा मैं उनकी इस बात की और प्रशंसा करती हूँ कि उन्होंने कहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ चलाएंगे, प्रदूषण मुक्त कर देंगे हिंदुस्तान को। ये बहुत बड़ा वरदान है हमारे हिंदुस्तान के लिए। माननीय गडकरी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ज्येष्ठ प्रतिष्ठान के नाम से जो लोगों बुजुर्गों को सैर कराते हैं, बाहर घुमाते हैं, वो इलेक्ट्रिक बस देते हैं। हम तो उनसे भी मांग करेंगे कि हमारे जबलपुर के लिए भी 1-2 बस दे दीजिए। धन्यवाद। मैडम, आप राज्यसभा के सांसद हो, एमपी से बिलोंग करते हैं, और अभी आतंकी हमले को लेकर देश में एक संभ्रम की स्थिति निर्माण हुई है। क्या क्या कहोगे इस विषय को लेकर आप? देखिए, जो आपने पहलगांव में जो अभी निर्मम हत्या निर्दोषों की हुई है, इससे पूरा देश आक्रोशित है और हमारी सरकार माननीय मोदी जी की सरकार भी आक्रोशित है कि उन्हें दंड मिलना चाहिए और दंड मिलेगा। क्योंकि यदि वो सैनिकों पर प्रहार करते तो वो देश की सीमा पर प्रहरी है, लेकिन ये निरपराध हैं जो कश्मीर घूमने गए हुए थे और उनके बच्चों के सामने, उनकी पत्नियों के सामने जिस प्रकार से धर्म का नाम लेकर के आप हिंदू हैं कि मुस्लिम है, फिर मुस्लिम अलग हो जाओ, हिंदू अलग हो जाओ, इस तरह का उन्होंने प्रहार करके और एक निर्मम हत्याएं की हैं, उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ और सरकार से कड़े कदम उठाने का आग्रह करती हूँ। वक्फ बोर्ड को लेकर अभी वक्फ बोर्ड के नियम मतलब जो लागू हो गया है, उसके आपका क्या मतलब प्रतिक्रिया रहेगी इस विषय को? देखिए, वक्फ बोर्ड जो हम पार्लियामेंट में जिस तरह से डिस्कस हुआ है, तो लोकसभा में भी ये पारित हो गया है और राज्यसभा में भी पारित हो गया है कि जो वक्फ बोर्ड के नाम से अनावश्यक जमीन दान के नाम से लोगों से ले लेते हैं और फिर उसका जो शोषण ये लोग खुद करते हैं, ना शिक्षा के लिए ये लोग उपयोग करते हैं, ना स्वास्थ्य के लिए उपयोग करते हैं और ना किसी बुजुर्ग गरीबों को बसाने का काम करते हैं। तो इस पर एक प्रहार है हमारा कि इस तरह की आप जो ज़मीनें लेकर, करोड़ों अरबों की ज़मीन लेकर आप उसका जो पैसा है वो आप अनैतिक उसमें लगा रहे हैं। तो इससे कुछ जो एक समाज के ठेकेदार बने हैं वो संपन्न हो रहे हैं, लेकिन जो उस वर्ग के गरीब हैं उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार ने वक्फ बोर्ड के नियम बनाए हैं और वक्फ बोर्ड को अब अधिकृत अधिकारियों की निगरानी में रहेगा ये। मुस्लिम समुदाय वक्फ बोर्ड को लेकर नाराजी जता रहे हैं। क्या है वो इसलिए नाराजी जताएंगे कि वर्षों से जो उस पे फल फूल रहे थे ना,
वो अब उनकी ज़मीन खसक रही है वहाँ से। तो जो गरीब है मुसलमान, वो तो खुश है कि हाँ, हमारे लिए कुछ अच्छा मोदी सरकार करेगी। लेकिन जो इस पे अभी इतने सालों से कमा रहे थे, शासन कर रहे थे, और इनकी जो पैसे आ रहे थे उससे गतिविधियाँ इनकी गलत चल रही थी, यही तिलमिला रहे हैं। आम जो अल्पसंख्यक है वो नहीं तिलमिला रहा, ये जो बैठे हुए थे वो तिलमिला रहे हैं। और मोदी जी ने ये अच्छा निर्णय लिया है। मैं उनकी प्रशंसा करती हूँ कि उन्होंने वाकई में गरीबों के को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को, जो वहाँ की महिलाएं हैं उस वर्ग की, उनको आगे बढ़ाने के लिए अच्छा कदम लिया। वाल्मीकि समाज को लेकर आपका क्या एजेंडा रहेगा? अभी तक जितने भी मंत्री आए, खासदार हो गए, अध्यक्ष हो गए, आयोग भी हुआ, लेकिन वाल्मीकि समाज का जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तरह का डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। आप क्या नया उनके लिए करना चाहिए? देखिए, वाल्मीकि समाज के लिए यदि मैं कहूँ तो मैं खुद उदाहरण आपके सामने बैठी हुई हूँ। मैं अपने उदाहरण के पार्षद से, नगर सेवक से मुझे सीधा संसद का सेवक बना दिया हैगा, यानी पार्षद से हम पार्लियामेंट तक गए हैं। तो ये मैं अपने वर्ग को कहना चाहती हूँ कि आप शिक्षा से लैस हो गए हैं और संपत्ति से भी लैस हो गए हैं। अब आपको समाज की और प्रगति के लिए आपको कदम उठाने हैं, ना कि वापस आपको, जो हमारा वर्ग नहीं चाहता है कि झाड़ू उठाए, वो ना उठाओ। आप झाड़ू मत उठाओ, कलम उठाओ, और कलम के माध्यम से अपने समाज की और अपने परिवार की प्रगति करिए। ये मैं समाज को संदेश देना चाहती हूँ। चाहे मोदी जी भी चाहते हैं कि आप राजनीति में आगे बढ़ें, आज समाज में आप आगे बढ़ें। नहीं तो मोदी जी ने क्यों 14 में झाड़ू उठाई, आप बताइए ना। उन्होंने तो खुद कहा है कि समाज में झाड़ू उठाना किसी एक वर्ग का काम नहीं है, समग्र समाज को सफाई चाहिए तो समग्र समाज सफाई करे। और आज की स्थिति में यदि देखा जाए तो वो संदेश स्पष्ट है कि वो चाहते हैं कि रोजगार से जुड़े, वो चाहते हैं कि उद्योगों से जुड़े, वो चाहते हैं कि वो काम देने वाले बने, काम मांगने वाले ना बने। आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, आरक्षण के वर्गीकरण में यदि आप कहना चाहते हैं तो हमारे मोदी जी का स्पष्ट विजन है कि जो क्रीमी लेयर आरक्षण में लाए हैं वो नहीं होना चाहिए था। हमारी सरकार निर्णय लेगी ना आरक्षण में क्या देना है, और अभी हरियाणा में तो लागू कर दिया उन्होंने आरक्षण में आरक्षण, लेकिन क्रीमी लेयर के पक्ष में हमारी सरकार नहीं है। क्योंकि देखिए, एक डॉक्टर है, डॉक्टर का बेटा है, अब वो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन पाया, या मान लीजिए एक जज का बेटा है, वो जज नहीं बन पाया, तो उसको आरक्षण की ज़रूरत है ना कहीं किसी विभाग में वो जाएगा। यदि उसके परिवार को निकाल दिया जाए कि ये क्रीमी लेयर में आ गया, तो उसके हक और अधिकारों का हनन होगा जो सरकार हमारी देती आ रही है कि भाई वो कहीं ना कहीं अच्छे जॉब में लग जाए, कहीं ना कहीं कोई अच्छी लोन ले ले, मुद्रा ले ले, वो अपना व्यवसाय कर ले, उद्योग खोल ले, तो वो आरक्षण की श्रेणी से हट जाएगा, उसको सरकार नहीं देगी। तो हमारी सरकार चाहती है कि क्रीमी लेयर के हम पक्ष में नहीं है, आरक्षण के हकदार वो पूरे परिवार के होंगे, चाहे उन्होंने कितनी भी तरक्की कर ली। मैं सांसद हूँ, अब मान लीजिए मेरा पोतरा है, अब मेरा पोतरा है, मैं सांसद बन गई, तो मेरे को क्रीमी लेयर से हटा दिया जाएगा। अब मेरा पोतरा कहीं पर बैंक में जाएगा और बोलेगा कि मुझे आरक्षण के नाते जो सरकार छूट दे रही है उसमें मुझे लोन चाहिए है, मैं अपना उद्योग खोलना चाहता, उसको हटा दिया जाएगा। ये नाराजगी हमारी सरकार की कि ये नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने दिया है ये सुप्रीम कोर्ट से माननीय चंद्रचूड़ जी ने, तो उसके पक्ष में नहीं है। हाँ, देश में रोजगार महंगाई के बारे में समस्या बढ़ती जा रही है, एजुकेशन के बारे में समस्या बढ़ती जा रही है, ऐसे वक्त आप क्या देखते हैं? देखिए, बेरोजगारी तो नहीं, मैं मानती हूँ कि देखिए, जब एक ब्रिज बनता है ना, या एक कंपनी खुलती है, उसमें इंजीनियर भी भर्ती होते हैं, आप ये मान के चलिए लेबर भी भर्ती होता है, और आप ये मान के चलिए कि वहाँ पर क्लर्क भी भर्ती होता है, और नीचे सफाई वाला भी भर्ती होता है। 4 को मिलता है ना रोजगार। बेरोजगारी कहाँ थी? बेरोजगारी होती तो आप ये बताइए कि सड़कों पर आज जो लड़के साइकिलें पर चलते थे और पैदल 6-6 किलोमीटर दूर चलते थे, 8-8 किलोमीटर, आज उनके पास में गाड़ियों की इतनी हो गई हैं, आप कैसे मान सकते हैं कि बेरोजगारी के कारण वो गाड़ी खरीद कर सकते हैं? क्या रोजगार मिल रहा है और हमारी सरकार दे रही है। नागपुर के विकास को लेकर आपको क्या कहेंगे? आपका नागपुर का कैसे लग रहा आपका नागपुर से? देखिए, नागपुर तो एक अपने एक समय था, ये हमारे नागपुर मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी।
और जब से हमारे मध्य प्रदेश से आए थे इनने प्रगति के पंख लगा लिए हैं और नागपुर अपनी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है।